क्लास स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइंस, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास है केमिस्ट्री का टॉपिक। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे KBS, NBS, CTET, DSSB, बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो तैयारियां हैं उससे संबंधित आपको वीडियोस सारे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और साथ के साथ आपको प्रिंटिंग नोट्स भी इसके मिल जाएंगे। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं जिससे आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। मैं जो साइंस पढ़ा रहा हूँ इसके लिए भी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ साथ के साथ, और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है अम्ल व क्षार। अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेस। एसिड और बेस के अंतर्गत जो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अम्ल की या एसिड की। तो अम्ल या एसिड क्या होता है? जो एसिड है वो जो शब्द है वो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है एसियर। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है खट्टा, है ना। यानी कि ऐसे पदार्थ जो नेचर में खट्टे हैं, सिट्रस हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। जैसे कि नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, सिरका हो गया। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये क्या है? सिट्रस हैं इन नेचर, और इनको क्या कहते हैं? अम्ल या एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये है, ये तो सिंपल एक परिभाषा हो गई। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल और उनके जो स्रोत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, तो ये जो पाया जाता है भैया ये है आपके नींबू, संतरा, यानी कि जितने भी जो खट्टे फल हैं उसमें ये पदार्थ ये पाया जाएगा सिट्रिक अम्ल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, तो जो ये फॉर्मिक अम्ल है ये पाया जाता है चींटी के डंक में, चींटी का डंक। यानी कि जब चींटी डंक मारेगी तो वहां पे क्या होता है? सूज जाता है, क्योंकि वो अपने उससे एक एसिड को आपके बॉडी पे रिलीज करती है। तो वो कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है। इसी प्रकार से आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये पाया जाता है आपका पालक में। इसी प्रकार आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो ये तो आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में, है ना भाई। जो दूध है उसमें कौन से जो जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? दूध को दही में बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना, यही होते हैं। और वो क्या करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो उसमें जो एसिड पाया जाता है वो है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, इसी को हम क्या कहते हैं? विटामिन सी, विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है वो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है आंवला। ठीक है, और बाकी और जितने भी सिट्रस फल हैं उनमें ये पाया जाएगा। ठीक है,
तो ये है। इसके अलावा एक दो और हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस में पाया जाता है? सिरका, सिरका या जिसको आप क्या कहते हैं विनेगर कहते हैं। तो सिरका या विनेगर में जो पाया जाता है वो है एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने एसिड देखे और उनके सोर्स हमने देखे। ठीक है, इसके अलावा एक और रह गया, इसमें उसको भी देख ही लीजिए, वो है टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। तो ये जो पाया जाएगा ये पाया जाएगा आपका इमली और कच्चे आम आपके, इनमें ये पाया जाएगा प्रमुख रूप से टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने तो अभी तक देख लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट अम्लों और उनके सोर्सेज। अब हम बात करेंगे अम्लों के गुण, एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं, अम्लों के गुण या प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो यही है कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी कि कंडक्टर, जाहिर सी बात है कि आयंस को रिलीज करेंगे तो कंडक्टर होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है जो अम्ल है वो अम्ल धातु से रिएक्शन या क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं HNO3 ये एक अम्ल है और इसकी मैं एक धातु या कैल्शियम को ले लेता हूं तो ये किस में बदल जाएगा? CaNO3 और प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो रिमूव हो जाएगी। यानी कि जो अम्ल एसिड है वो किसी भी मेटल से रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, इसके बारे में आपने सब सुना होगा। ये एसिड और बेस का जो है पहचान करने के लिए होता है। ये किया भी होगा, हमने स्कूल लेवल पे किया था। तो इस टेस्ट के द्वारा क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है। तो जो एसिड है वो क्या करेगा? एसिड यानी अम्ल, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? नीले को लाल में बदल देगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा नीले को लाल में बदलेगा और नीले को लाल को नीले में, क्योंकि इसको याद रखने का तरीका है अम्ल। तो अम्ल के लास्ट में लॉ आ रहा है ना, तो इसीलिए नीले को लाल में, इसमें भी लास्ट में लाल आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो नीले को लाल में बदल दे वो क्या है? आपका लिटमस टेस्ट में जो नीले को लाल में बदल दे वो अम्ल या एसिड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिटमस पेपर में टेस्ट देता है अम्ल, जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वो है कौन सी प्रॉपर्टी? ये क्षार से क्रिया कर या अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके लवण व जल देते हैं, जल देते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि क्या उदासीनी किरण जो अभिक्रिया है उसमें कोई भी एसिड, जैसे कि मैं अगर मान लूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, इसका मैं रिएक्शन कराता हूं किसी भी लवण से। सबसे फेमस जो लवण है वो क्या है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसको याद रखना ये चीज, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो HOH आपस में जुड़ के जल बना देंगे और Na और Cl बना देंगे, क्या, NaCl लवण या साधारण नमक जिसको आप कहते हैं, और प्लस ये दोनों और ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो ये उदासीनीकरण रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें एक अम्ल और एक बेस आपस में रिएक्शन करके लवण व जल को बनाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड या अम्ल की, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट आपने प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम इसके कुछ यूजेस, इसके कुछ अवधारणाओं को देखेंगे या परिभाषाओं को देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो अम्ल है उनकी जो थ्योरी है उसके संबंध में पहली जो अवधारणा दी है वो किसने दी है, आर्हेनियस ने, ठीक है ना, आर्हेनियस सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। तो आर्हेनियस जो थ्योरी है उसने बोला कि एसिड वो पदार्थ हैं जो कि क्या करते हैं, जलीय विलयन में या वाटर के साथ क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। जैसे कि ये HCl है, इन्होंने क्या बोला कि जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन को निकालते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, एसिड या अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, HCl, ये मैंने एक जलीय विलयन या वाटर में लिया तो ये क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा, कैसे, H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना, ये AQ यानी एक्वस, इस तरीके से ये आयंस में टूट गया। और इसने जो H पॉजिटिव आयंस को दिया तो इसका मतलब ये एसिड है। ऐसे ही मैं HNO3 की बात करूं, यानी कि नाइट्रिक एसिड, इसको अगर मैं जल में डालूं तो क्या होगा, H पॉजिटिव अगेन एक्वस और NO3 क्या होगा, नेगेटिव एक्वस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, H पॉजिटिव जो आयंस हैं वो रिलीज हुए, इसका मतलब ये क्या है, एक एसिड है, इसके अनुसार आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। तो ये है आर्हेनियस का सिद्धांत। इसके बाद एक और सिद्धांत आया, वो सिद्धांत है किसका, ब्रोस्टैंड एंड लॉरी का, ब्रोस्टैंड एंड लॉरी थ्योरी। ब्रोस्टैंड एंड लॉरी का सिद्धांत, इसने बोला, इसने वाटर की बात नहीं की या जलीय विलयन की बात नहीं की, इसने थोड़ा घुमा के इस बात को कहा कि इसने कहा कि ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को दे सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। इसने क्या कहा, प्रोटॉन दे सकते हैं, और यहां पे जो प्रोटॉन है उसका मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव, वही प्रोटॉन है। तो इसका मतलब अगर HCl है तो HCl के अंदर क्या है, क्षमता है कि जब ये आयंस में टूटेगा तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, और ये क्या है, एक प्रोटॉन है, इसको ये डोनेट कर सकता है, आसानी से दे सकता है। तो इसका मतलब ये एक ब्रोस्टैंड लॉरी क्या है, एसिड है, समझ गए। तो इन्होंने जलीय विलयन के आधार पर नहीं बल्कि प्रोटॉन के डोनेशन के आधार पर ये बात बोली थी। जैसे कि इस आप H2SO4 को ले लीजिए, तो H2SO4 जब टूटेगा तो किस में टूटेगा,
2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना, इस तरीके से टूटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो क्या दिए इसने, प्रोटॉन डोनेट किए, और दो प्रोटॉन डोनेट करने के कारण ये क्या हो सकता है, ये ज्यादा। मैं बात कर रहा था कि ब्रोस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ब्रोस्टेड एंड लॉरी की, इस थ्योरी को दिया है ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने, और उन्होंने इसको बताया है किसके बेसिस पे, कि जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं वो H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके ब्रोस्टेड एंड लॉरी थ्योरी के अनुसार एसिड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने 2H पॉजिटिव आयंस को निकाला, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके मुकाबले, ठीक है ना। तो ये है आपका ब्रोस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा जो है वो आया लुईस थ्योरी, लुईस का सिद्धांत या लुईस थ्योरी। तो जो लुईस है उन्होंने जो अपनी थ्योरी के अंतर्गत बताया, तो अब सभी जो एसिड हैं वो ऐसे नहीं है कि उसमें H पॉजिटिव आयंस हो ही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो एसिड होते हैं, जैसे कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें कहीं से H पॉजिटिव आयंस का नहीं है देने का, लेकिन इसके बावजूद भी एसिडिक है। तो इसका क्या कारण है, तो जिसके लिए लुईस ने अपने सिद्धांत में बताया कि ऐसे पदार्थ जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। समझ गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स को जो पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, लुईस सिद्धांत के अनुसार एसिड कहलाएंगे या अम्ल कहलाएंगे। और उसी के सिद्धांत के अनुसार जो SO3 है वो क्या है, एक एसिड है या अम्ल है, ठीक है। तो इस तरीके से लुईस ने इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर कहा, इसीलिए इसको लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, तो ये है लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए इसमें इतना ही काफी है, बाकी इसमें इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके उपयोग देख लेते हैं कुछ, कि इंपॉर्टेंट जो अम्ल है उनके क्या यूजेस हैं। अम्लों के उपयोग, ठीक है, अम्लों के उपयोग। तो भाई यूज ऑफ एसिड्स हम देख रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले H2SO4, है ना, इसको मैं यहां से देख लेता हूं H2SO4। तो जो H2SO4 है उसका जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता है आपका प्रयोगशाला में या लैब में। उसके अलावा ये विस्फोटक बनाने में यूज होता है, यानी कि एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनको बनाने में इसका यूज होता है। तीसरा जो इसका यूज होता है वो होता है आपका रंग व औषधि के निर्माण में, ठीक है, रंग व औषधि, यानी कि दवाई इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है। ओके, सेकंड, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले एसिड की जिसका नाम है HNO3, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये जो H2SO4 है इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। इसका जो प्रयोग है, इसका लैब में तो प्रयोग है ही है, इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट प्रयोग है वो है विस्फोटक बनाने में, या इसमें भी एक्सप्लोसिव बनाने में इसका यूज है। उसके अलावा उर्वरक, जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग है। उसके अलावा जो है इसका उपयोग है आपका फोटोग्राफी, अब तो नहीं होता लेकिन पुराने जमाने में जो फोटोग्राफी की रील होती थी उसको धुलने के लिए जो एसिड यूज होता था वो ये एसिड यूज होता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट तीसरा एसिड है वो है इंपॉर्टेंट HCl,
तो HCl तो सबसे ज्यादा क्या होता है, लेबोरेटरी यानी लैब में सबसे ज्यादा यूज होता है HCl, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपकी औषधि निर्माण दवाई कंपनी में, ठीक है। उसके बाद जो कलर इंडस्ट्री है, रंग इंडस्ट्री, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद जो होता है कपड़ा इंडस्ट्री, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं CH3COOH, यानी कि जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिडिक जो एसिड है इसका प्रयोग होता है सिरका बनाने में, सिरका या जो विनेगर होता है उसमें इसका यूज होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है एसीटोन। एसीटोन आपने यूज किया होगा, जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो क्या होता है, एसीटोन होता है। इसी तरीके के जो द्रव होते हैं जो कि साफ सफाई में यूज होते हैं उसको एसीटोन कहते हैं। तो उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है एसिटिक एसिड का। या इसका उपयोग जो है वो आपके उर्वरकों में या इसमें विलायक, ठीक है, इंपॉर्टेंट विलायक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्वेंट्स है उसके रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एसिड हैं जिनका यूज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो भैया ये एसिड हमारा यहां पर समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे क्षार या बेसिस, इसी को भस्म भी कहते हैं, ठीक है। तो क्षार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति में कैसे होते हैं, नेचर में कड़वे होते हैं, कड़वे, ठीक है। और ये छूने पर साबुन की तरह क्या लगते हैं, सॉफ्ट, यानी कि साबुन की तरह मुलायम। ठीक है। अगर हम इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो देखते हैं, कौन सा, NaOH, जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। या जो हमारे खाने में यूज होता है वो कौन सा सोडा होता है, खाने का सोडा, या जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। भाई ये हमेशा याद रखना, जो बेकिंग सोडा है और खाने का सोडा, ये धावन सोडा, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जो NaHCO3 ये वाला बेकिंग सोडा है, इसी को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ये वाला जो NaH है इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। और इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का सोडा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, धावन सोडा या धोने का, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, धोने का सोडा या धावन सोडा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। और ये तीनों के तीनों क्या हैं, बेस हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्षार। अब हम क्षार की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। क्षार के गुण, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और साथ के साथ क्या होता है, जो मैंने बता दिया कि साबुन की तरह वो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है क्षार की, ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में आपका उसको हम थ्योरी के अंदर अब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है उसको ही देख लेते हैं सबसे पहले, कि इसमें जो प्रबल क्षार होते हैं वे विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है।
प्रबल जो क्षार होंगे वो विद्युत के चालक होंगे, लेकिन जो दुर्बल क्षार होंगे वो विद्युत के चालक नहीं होंगे। जैसे प्रबल क्षार कौन से है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल क्षार विद्युत के चालक होते हैं। दूसरा जो क्षार होता है, इसकी विशेषता होती है, ये भी क्या करेंगे, अगेन वही जो मैंने फॉर्मूले में बताया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, पेन भी खत्म हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसका मतलब कि जो क्षार है वो जब अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, लवण प्लस जल देंगे। तो ठीक है, ये हमने रिएक्शन पहले ही देख ली है, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो इनकी विशेषता है क्षार की, वो है, हाँ, ये तेल व गंधक, यानी कि जिसको सल्फर कहते हैं, को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे इनका जो प्रयोग होता है वो साबुन या डिटर्जेंट बनाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो तेल हो गया और ये सल्फर, इस टाइप की जो गंदगी है वो कपड़ों में जो चिपकी हुई रहती है, वो सामान्य साबुन से नहीं निकाली जा सकती। उसके लिए हमको ये जो बेस वाले जो साबुन है उनको यूज करना पड़ेगा, और इसकी मदद से ये जो है उसको खींच लेते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, तो इनका यूज इसीलिए साबुन को बनाने में किया जाता है, समझ गए। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षार हैं उसके हम एक दो सोर्स भी देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो आपका चूना, बुझा हुआ चूना है, या चूने का पानी है, चूने का पानी बोल सकते हैं इसको। तो चूने का जो पानी है वो क्या होता है, कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये चूने का पानी होता है। उसके अलावा आप जो आपके खिड़की और दरवाजे वगैरह साफ करने के लिए कांच, या ये बोल सकते हैं कांच साफ करने वाला, कांच साफ करने वाला अपमार्जक, समझ गए, कांच साफ करने वाला अपमार्जक, ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कांच साफ करने वाला अपमार्जक जो हम कॉलिंग वगैरह यूज करते हैं, वो चीज है। उसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है साबुन। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे ख्याल से यही है कि साबुन में क्या क्या होता है। तो ये हमेशा याद रखना, साबुन में होता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो चीजें हैं, ये साबुन का इंपॉर्टेंट अंग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्या है, एसिड हैं आपके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा एक ये भी होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये याद रखना आप, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं आगे। अब भाई, अब हम इसमें भी कुछ अवधारणाएं बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आर्हीनियस ने क्या बोला। आर्हीनियस की जो थ्योरी थी उसने क्या बोला, एसिड किसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं वो आपके बेस कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जलीय
विलयन में क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन को देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम NaOH को ही ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसकी वाटर से रिएक्शन कराऊंगा और ये जलीय विलयन में कुछ इस तरीके से डिकम्पोज होके क्या देगा आपके, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन को दे रहा है ना। ऐसे ही आपका KOH लगा लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी कि हाइड्रोक्साइड जो आयंस है वो ये जलीय विलयन में रिलीज कर रहा है। तो ये आपके आरएनएस थ्योरी के अनुसार एक क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो ये है आपके आरएनएस थ्योरी। फिर आगे इसके बाद आए आपके ब्रोंस्टेड लोरी, मैं जो पहले भी बता चुका हूं कि ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि क्षार वह है, उन्होंने यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट को प्रोटॉन के आधार पर लिया। एसिड के लिए क्या बोला था कि ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। इन्होंने इसको चेंज कर दिया है, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं, और प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव। ठीक है ना। अब मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं, यहां पर अगर मैं OH नेगेटिव आयन लेता हूं और इसमें प्लस H पॉजिटिव को जोड़ दूं तो ये क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पर जो H2O यानी वाटर है, ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, एक ब्रोंस्टेड लुईस लोरी बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, समझ गए। जैसे कि अगर मैं ये और लेता हूँ एग्जांपल, CH3COO नेगेटिव और इसमें H पॉजिटिव को मैंने जोड़ा, तो ये किस में बदल जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, गलत होगा कुछ, एक मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है। ये अगेन ये एक ब्रोंस्टेड लोरी जो थ्योरी है उसके अनुसार किसकी तरह, बेस की तरह कार्य करेगा। यानी कि यहाँ पे ये कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये वापस से अपना कंपाउंड बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, और उसको हम क्या कहेंगे कि ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार एक बेस है। समझ गए। जबकि एसिड किसको कहेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी में जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है या दे सकता है, और बेस किसको कहेंगे, जो प्रोटॉन को ले सकता है। बस इतना याद रखना। और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए। चलिए चलते हैं आगे। आगे है इसमें अब क्या है, क्षार। क्षारों का उपयोग, तो इसमें भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बेसिस है, उसके हम यूजेस देख लेते हैं, फिर हम आगे पीएच को देखेंगे। सबसे पहले इसमें है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये बुझा हुआ जो चूना है ये किस में आता है, ये सबसे पहले तो रंग रोगन करने के काम में आता है, ये आपको पता ही है, रंग रोगन के कार्य में। दूसरा ये जो आता है वो आता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, रंग रोगन के कार्य में आएगा, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज आएगा। उसके अलावा इसका जो यूज है वो है मिट्टी की जो अम्लीयता है उसको दूर करने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, आपने सुना होगा कई बार कि कई जगह आता है कि ये मिट्टी एसिडिक हो गई, तो उस मिट्टी की एसिडिटी है उसको दूर किया जाता है
इस प्रकार के जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले जो उर्वरक हैं या फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका NaOH। तो NaOH का तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज आपका हो गया साबुनी बनाने में, सोप, आपका सोप बनाने में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका वो है पेट्रोलियम शुद्धिकरण, पेट्रोलियम शुद्धिकरण, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के लिए और आपका औषधि निर्माण या फार्मा जो इंडस्ट्री है उसमें भी इसका यूज है, औषधि निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये NaOH का यूज इंपॉर्टेंट आपने समझ लिया। आगे एक और देख लेते हैं। चलिए छोड़िए उसको, रहने दीजिए, क्योंकि जो KOH है वो उसी की बात कर रहा हूं मैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो आप जानते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो क्या यूज होता है, ये KOH। तो ये भी आपका साबुन और डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो रंग रोगन के काम में यूज होता है। तीसरा जो यूज होता है इसका वो होता है आपका जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। जो पानी होता है कई बार वो उसको हार्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ बेस हो गए इंपॉर्टेंट और उनका यूज हो गया। चलिए, तो ये आपने अभी तक अम्ल पढ़ लिए हमने, अम्ल के स्रोत, अवधारणाएं, क्षार, क्षार के स्रोत और उसकी अवधारणाएं। अब हम बात करेंगे लवण की, लवण या साल्ट। तो जो मैंने पहले भी बता दिया कि जो लवण है वो कैसे बनते हैं, अम्ल प्लस क्षार, इन दोनों की जो रिएक्शन है उसके द्वारा क्या बनते हैं, लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, तो अम्ल जैसे कि अगर मैं एक ले लूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षार ले लूं एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl साधारण नमक और HCl, सॉरी H2O, यही हुआ, यानी कि नमक, लवण और वाटर बन गया। तो ये जो चीज बनी है इसी को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आप समझ गए। चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे, ये सब हमने बात कर ली, ये सब हो गया। अब इसमें एक लास्ट चीज रह गई, वो है pH। सब लोगों ने सुना है pH? भाई pH क्या होता है, pH का अर्थ होता है कि ऐसी स्केल जिसका प्रयोग किसी भी पदार्थ की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की जो सांद्रता है उसके नेगेटिव लॉग के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, और कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं, H पॉजिटिव आयन, इस तरीके से। ये है आपका pH का फॉर्मूला, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यानी कि H पॉजिटिव आयंस कि कितनी कंसंट्रेशन किसी चीज में है उसी का हम क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए हम pH निकालते हैं। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना, pH का मतलब ही वही। और खैर ये तो फॉर्मूला है, ये आपको इतना इंपॉर्टेंटली याद रखना, आपको याद रखना है क्या, स्केल, कि स्केल कहां तक यूज होता है। इसमें 0 से और 14 तक का एक स्केल यूज होता है, जिसमें क्या होता है, 7 पर उदासीन, यानी कि जो 7 है वो न्यूट्रल पॉइंट है।
इससे जो नीचे का पॉइंट है यानी 0 से लेकर 7 तक वो कहलाएगा आपका अम्ल, और इससे ऊपर 14 तक वो कहलाएगा क्षार। अर्थात ऐसे कोई भी पदार्थ जिनका जो पीएच है वो अगर 7 से नीचे होता है 0 तक तो वो एसिडिक या अम्लीय पदार्थ कहलाएगा, और ऐसे कोई भी पदार्थ जिनका पीएच 0 से 14 के बीच में होता है वो क्षारीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका पीएच। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट है, ये पीएच भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें एक दो पीएच भी कई बार पूछ लेता है, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो इसमें आपको पूछ लेता है रक्त। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना है। जो मानव रक्त है उसका पीएच जो है वो है 7.3। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है दूध 6.4 सॉरी, ये भी पूछा जाता है, और लार भी पूछा जाता है, ये है 6.5। ये तीन चीजें फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए। एक और मानव मूत्र यानी कि यूरिन, इसका भी याद रख लीजिए, 6.5 से 7.5 के बीच में वेरी करता है। तो ये 3-4 आपको याद रखने हैं, एक तो ब्लड का, दूसरा दूध का, तीसरा लार का, और मानव मूत्र का। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब इसके कुछ महत्व भी देख लेते हैं हम कि आखिर पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो सबसे पहले तो मनुष्य के लिए हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सही रूप से संचालित हो, इसके लिए हमारे रक्त का जो पीएच है वो जितना 7.3 है इतना एग्जैक्ट होना जरूरी है। अगर पीएच में 1% की भी गड़बड़ी आती है तो क्या होगा, हमारे शरीर की जो सारी संक्रियाएं हैं वो बिगड़ जाएंगी, और हमें कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि यूरिक एसिड बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, शरीर में एसिडिटी बढ़ गई, और वो क्या करती है, जगह जगह आपके जोड़ों में जाके दर्द करती है, और गठिया और तमाम तरह के जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। तो इसका मतलब हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, पीएच हमेशा बैलेंस चाहिए। पीएच बैलेंस यानी कि ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना बेसिक, जितना फिक्स है उतना ही रहना चाहिए, उसमें पॉइंट का भी अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मनुष्यों के लिए है। दूसरा आपका पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में आपको पता है कि कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो है वो मिट्टी में उगते हैं, और मिट्टी का जो है वो एक क्या होना चाहिए, फिक्स एक तरह से एसिडिटी होनी चाहिए। अगर वो एक निश्चित जो एसिडिटी है उससे नीचे आता है तो उस स्थिति में वहां पर वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है एसिडिटी ऑफ सॉइल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको रोकने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या, पेड़ पौधों में जो मिट्टी की अम्लीयता है वो क्या करती है, नुकसान करती है पेड़ पौधों को ग्रो होने में। ठीक है, तीसरा आपने देखा होगा, सुना होगा, अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन कब होती है, जबकि जो बारिश है उसके जल का मान 5.6 से नीचे हो जाता है, यानी इतने पीएच से नीचे हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो जल एसिडिक हो जाता है, वो धरती पर गिरता है, महासागरों में गिरता है, महासागरों के जल को भी एसिडिक बना देता है, जिससे जीव जंतुओं को भारी हानि होती है, और मनुष्यों को, पेड़ पौधों, सभी को हानि होती है। ठीक है ना, तो ये अम्लीय वर्षा भी खतरनाक साबित होती है। तो ये भी पीएच के डाउन होने के कारण ही होता है। चौथा, अगर मैं इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बात करूं तो वो दांत, हमारे जो दांत हैं, दांतों का इनेमल
इनेमल मतलब ये सफेद वाला जो भाग है हमारा, ये जो भाग है ये किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और इसका जो इसके इसके कारण ये काफी मजबूत होता है। हम जानते हैं, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं ये, लेकिन ये सब चीज को झेल लेता है। लेकिन अगर इसका पीएच नीचे हो जाए 5.6 या इससे भी नीचे हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो ये इनेमल है ये खराब होने लग जाता है या डिके होने लग जाता है, और हमारे दांत घिस जाते हैं और कुछ दिनों में टूटने लग जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो दांत है उसका भी पीएच हमेशा इस जितना होना चाहिए उतना बना रहना चाहिए। और ये पीएच कम क्यों होगा? क्योंकि जब अगर उसमें कीड़ा लगने लग जाए या किसी प्रकार से कुछ भी गंदगी फंसने लग जाए, तो धीरे धीरे कीड़ा उसको क्या करेगा, खाने के कारण उसको एसिडिक बना देगा, और एसिडिक होने से उसका इनेमल घिस जाएगा और वो उसका एसिडिक उसकी जो पीएच वैल्यू है वो गिरने लगेगी और धीरे धीरे दांतों का डिके होने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए आपको पीएच को नियंत्रित करना जरूरी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पीएच की क्या है, एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इस तरीके से जो लाइफ है उसमें हर हमारे लाइफ के हर पहलू पर जो पीएच है वो होना, बैलेंस होना जरूरी है। चाहे मनुष्यों में है, पेड़ पौधों में है, जीवधारियों में है, मिट्टी का है ना। तो ये है आपका पीएच। तो चलिए भाई, इतना मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली आज। एक लास्ट चीज और रहेगी, उसको भी देख ही लेते हैं भाई। वो है बफर विलियन। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, बफर विलियन। तो बफर विलियन क्या होता है? बफर विलियन या बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम थोड़ी अमाउंट में अम्ल या क्षार मिला दें, मैं लिख देता हूं यहां पर, थोड़े मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यानी कि वो ऐसे नहीं कि बहुत सारा मिला दिया। अगर सपोज 1 लीटर का बफर सॉल्यूशन है, उसमें 200 ml 300 ml तक आप अगर एसिडिक या बेसिक जो सॉल्यूशन है उसको मिलाते हैं, तो उससे उसके पीएच वैल्यू पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, यानी पीएच उतना ही रहेगा। इसीलिए उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए। एग्जांपल है आपका CH3COONA, यानी कि सोडियम एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड, CH3COH। इनका जो विलयन है ये एक बफर सॉल्यूशन होता है, और इसमें हल्की मात्रा में एसिड और बेस मिलाने से कोई भी अंतर पीएच में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली हैं, एक एक करके रिपीट करके देख लेते हैं। हमने देखा अम्ल में मैंने बताया था आपको स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके नींबू, संतरा, ये सब चीजें। फिर उसके स्रोत मैंने कुछ बताया, फिर उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग बताई, उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई। फिर इसके अवधारणाओं में आपको बताया कि किस तरीके से आपका आर्रेनियस ने अवधारणा दी, फिर ब्रॉस्टन लोरी ने दी, फिर लुईस ने अवधारणा दी, फिर इसके उपयोग यूजेस मैंने आपको कुछ लिखवाए। उसके बाद है क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है ना, और इनका जो पीएच है वो कितना होता है, 7 से ऊपर होता है, और अम्ल का कितना होता है, 7 से नीचे, और उदासीन 0। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये साबुन में इस्तेमाल होते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना। फिर स्रोत मैंने आपको इसको कुछ बता दिए कि चूने का पानी हो गया आपका, अपमार्जक जितने भी होते हैं। उसके बाद इसके गुण भी बताए। अवधारणाओं में अगेन हमने आर्रेनियस और ब्रॉस्टन लोरी की जो अवधारणा है उसकी बात की। फिर क्षारों के हमने कुछ यूजेस देखे, और लास्ट में हमने देखा साल्ट क्या होते हैं और पीएच वैल्यू क्या होती है, और पीएच वैल्यू किस तरीके से मनुष्य या पेड़ पौधों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है, और आगे हम देखते रहेंगे बाकी चीजें। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आप लोग जुड़े रहिए। इसी तरीके से हम आगे बाकी चीजें पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे करके साइंस को खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।